शुभ प्रभात दोस्तों, आप सबका द स्मार्ट विजन क्लासेस में स्वागत है। गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ा करते, रास्ते मुश्किल हो तो क्या उद्देश्य नहीं बदला करते। हार या जीत में दो ही ओहदे हैं, पराजय की डर से कोशिश करना नहीं छोड़ा करते। आप सबके का स्वागत है द स्मार्ट विजन क्लासेस में। हमारी क्लासेस निरंतर चल रही हैं। अभी आपने मैथ की क्लास देखी। अब शिक्षक भर्ती आने में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। शिक्षक भर्ती हर एक विभाग की अब शिक्षक आपकी जूनियर से लेके प्राइमरी से लेके सारी भर्तियां आएंगी और आपकी तैयारी एकदम पुख्ता होनी चाहिए। और उस पुख्ता तैयारी के लिए आपको चाहिए कि आप द स्मार्ट विजन क्लासेस से आके जुड़ें। और स्मार्ट विजन क्लासेस ही एकमात्र संस्था है इस समय कि जो बच्चों के लिए कार्य कर रही है, बच्चे क्या चाह रहे हैं उससे संबंधित कार्य कर रही है। तो आप लोग द स्मार्ट विजन क्लासेस में आइए, अपनी सारी क्लासेस कीजिए और सबसे बेहतर होगा लाइव जुड़ना। जो लाइव जुड़ेगा उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए हम अपने इस प्रश्न उत्तर और इस एमसीक्यू और पीवाईक्यू के बैचेस को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि आज हम सवालों के साथ साथ उन सारी चीजों को भी समझेंगे जिनसे कि कॉन्सेप्ट उस सवाल से इतर कहां कहां से सवाल आयोग बना सकता है। कि वहां से तो सवाल बनाएगा ही बनाएगा, उससे इतर वो कहां कहां से सवाल बना सकता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। और सेशन को लाइक शेयर कीजिए। देखिए हम एकदम समय से हैं, 9:40, मतलब 9:40 पे हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक, आइए देखते हैं सवालों की क्या श्रृंखला है। क्या क्या रहा है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग किस, अब बात कर रहा है भारत में निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का गठन की बात कर रहा है, संविधान के इस अनुच्छेद में है। ठीक है, पहली बात तो हमें यह पता होनी चाहिए कि निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से है, भाग क्या है, निर्वाचन आयोग किस भाग में है। निर्वाचन आयोग का भाग है 15। ठीक, और कौन से उसके गठन की बात कौन सा अनुच्छेद करता है, उसके गठन की बात करता है हमारा अनुच्छेद अनुच्छेद करता है 324। निर्वाचन आयोग से इलेक्शन कमीशन के गठन की बात करता है 324। और 221 क्या कहता है, 222 क्या है, 223 क्या है। अब देखिए 221 में क्या है, 321 में क्या है, 321 में यूपीएससी से संबंधित है। और 322 है हमारा, 322 किससे संबंधित है, उसके यूपीएससी के व्यय खर्चे से संबंधित है कि वो उसके क्या क्या खर्चे होंगे। और 321 में क्या है, यूपीएससी के कार्य क्षेत्र, उसके कार्य क्षेत्र के विस्तार से संबंधित, उसके कार्य क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है, कार्य क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है, उसका विस्तार जो होगा उससे संबंधित है। ठीक, उसके खर्च से संबंधित है। और 323 जो है उसके प्रतिवेदनों, उसके नोटिफिकेशन, उसके प्रतिवेदनों से संबंधित है, प्रतिवेदनों से संबंधित है, प्रतिवेदनों से संबंधित है। ठीक, अब आपको एक चीज तो और पता होनी चाहिए। देखिए जैसे 323 है, अब आपको 323 का ए भी पता होना चाहिए। ये बात करता है अन्य प्राधिकरण की, अन्य, ये प्राधिकरणों की बात करता है, ये प्राधिकरणों की बात करता है, ये प्राधिकरणों की बात करता है, प्राधिकरणों की बात करता है। ठीक, तो ये सारे अनुच्छेद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है ना। हाँ, ठीक, सही जवाब दिया। अगला सवाल बताइए। सीमित संप्रभुता, सीमित संप्रभुता, लिमिटेड सोवरेंटी की बात कर रहा है, लिमिटेड सोवरेंटी की बात कर रहा है। तो लिमिटेड सोवरेंटी क्या है, लिमिटेड सोवरेंटी की बात कर रहा है। लिमिटेड सोवरेंटी पहली बात तो हमें, हाँ गुड मॉर्निंग, लिमिटेड सोवरेंटी हमें पता होनी चाहिए कि लिमिटेड सोवरेंटी क्या है। सही है आप लोग का जवाब। हाँ, हाँ ठीक है। देखिए लिमिटेड सोवरेंटी की बात करता है। लिमिटेड सोवरेंटी का मतलब है यहाँ पे मर्यादित सोवरेंटी, मर्यादित संप्रभुता से मतलब है, मर्यादित संप्रभुता से मतलब है, मतलब कि उस पे हमारा युक्ति लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन हो संप्रभुता पे, एकदम एब्सोल्यूट ना हो। हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ, तो ये किसने कहा था, जॉन लॉक। जॉन लॉक, जॉन लॉक क्या है ये जॉन लॉक हमारे
ये उदारवादी विचारधारा के हैं। उदारवादी विचारधारा की वह बताएगा कि राज्य कैसा हो, राज्य में लोकतंत्र की स्थापना हो या ना हो, लोकतंत्र की स्थापना हो या ना हो, इसकी बात करता है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, सिद्धांत के जनक किसको मानेंगे, ये उदारवादी है। तो क्या हो जाएगा इसका, दूसरे का ए हो जाएगा। हाँ, अगला बताइए, नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक। देखिए, मैंने आपको कल भी सेशन में भी बताया था, हमें क्या क्या पता होना चाहिए जब भी हम किसी लेखक को पढ़ें। हमें लेखक को पढ़ने के दौरान उसकी पुस्तक पता होनी चाहिए, वो किस पुस्तक से संबंधित है, और दूसरी चीज उसकी विचारधारा क्या है, उसकी विचारधारा पता होनी चाहिए। तीसरी चीज, उसने राज्य के विषय में क्या कहा है, सबसे महत्वपूर्ण है राज्य के विषय में, राज्य को उसने कैसा दैवीय सिद्धांत बताया है कि अदैवीय सिद्धांत बताया है, दैवीय सिद्धांत बताया है कि कौन सा सिद्धांत बताया है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसके विषय में अब नैतिकता और व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये बताइए। हाँ, किसी ने, कौन कह रहा है, मिल। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ, सही है। हाँ, देखिए, मिल जो है, मिल नैतिकता की बात नहीं करते, ये नैतिकता की बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं। देखिए, ये नैतिकता की बात नहीं करते हैं, ये नैतिकता की बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं एब्सोल्यूट पावर की, एब्सोल्यूट पावर की बात करते हैं कि एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए राज्य के पास। ठीक, रूसो ने तो बात की, रूसो की तो बात हम समझते हैं, रूसो बात करते हैं समाजवादी तरीके से राज्य बनना चाहिए, समाजवादी तरीके से सोसाइटी होनी चाहिए। स्पेंसर बात करते हैं, यह हमारे विचारधारा जो है यह इससे संबंधित है, यह राज्य में लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं, राज्य में लोकतंत्र जो हो वह मजबूत हो, वह इसकी बात करते हैं। ठीक, और नैतिकता और व्यवस्थापन के सिद्धांत की बात कौन करते हैं, बेंथम करते हैं, बेंथम जी करते हैं। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरे का ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग के जवाब नहीं आया, बी नहीं है, मिल नहीं है। बिल मैंने कहा ना, बिल नैतिकता की बात नहीं करता, वो एब्सोल्यूट पावर की, कि सर्वोच्च सत्ता की बात करते हैं, कि सर्वोच्च सत्ता हमारे पास हो, वो उसकी बात करते हैं। आगे आइए। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत। ये देखिए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इस सिद्धांत का मतलब क्या है, अधिकतम व्यक्तियों का सुख होना चाहिए, एब्सोल्यूट सुख की बात करते हैं। तो एब्सोल्यूट सुख की भी बात कौन करेगा, जॉन बेंथम, जॉन बेंथम करेंगे। अब देखिए, इस सिद्धांत का मतलब क्या है, इस सिद्धांत का, हाँ बेंथम, हाँ वेरी गुड। देखिए, इस सिद्धांत का मतलब ये है कि जनता जो जो हमारी जनता है, उसके पास राज्य को स्थापित करने और समाप्त करने दोनों का अधिकार हो। उसके अंदर जब भी हम किसी विचारक को पढ़ना है, उसके हमें राज्य को देखना है कि राज्य को क्या, वो क्या कह रहा है, वह लोकतंत्र के विषय में क्या कह रहा है, वह लोकतंत्र के विषय में क्या कह रहा है, इस विषय में देखना है। यह लोकतंत्र के विषय में कहते हैं, लोकतंत्र जो होता है वह जनता द्वारा ही होना चाहिए, जो जनता द्वारा होना चाहिए, जनता के केंद्र में राजा को निर्णय लेना चाहिए, राजा को लेकिन वो राजा को बताते कि राजा जो हो वह होना जरूरी है, राजा को स्थापन करना जरूरी है। सही है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया। अब देखिए, हमें यह क्या पता होना चाहिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार उन्होंने आरंभ किया। अब आरंभ की यात्रा क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ की यात्रा क्या है, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए सबसे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टोरी क्या होनी चाहिए, सबसे पहली स्टोरी इसकी ये है कि जो दांडी यात्रा थी, हमारी दांडी यात्रा जो थी, दांडी यात्रा किससे संबंधित थी, हाँ नमक सत्याग्रह, आप इसको कह सकते हैं नमक सत्याग्रह, ये नमक सत्याग्रह से संबंधित थी। ठीक, ये हुआ कब, ये हुआ 5 मार्च 1930 में,
ठीक। नमक नमक आंदोलन, इन्होंने 24 दिन की इनकी यात्रा चली, 24 दिन की इनकी यात्रा चली, इन्होंने नमक कानून तोड़ा, और वहीं से जैसे ही इन्होंने नमक का कानून तोड़ा, नमक बनाया कानून, इन्होंने तोड़ा तो नमक बनाया, इन्होंने, गांधी जी ने नमक बनाया, उसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो क्या हो जाएगा, नमक कानून तोड़कर इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का को प्रारंभ किया। ठीक है। अगला बताइए, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अतिरिक्त मूल्य मतलब कि अतिरिक्त मूल्य का मतलब क्या है? यहाँ पे अतिरिक्त मूल्य का मतलब है, अतिरिक्त मूल्य का क्या मतलब है कि वह वस्तु जो सरप्लस, सरप्लस की बात कर रहा है कि सरप्लस अगर कोई चीज हो गई तो उस पे अधिकार किसका होगा? जो कोई चीज अगर सरप्लस हो गई तो उस पे अधिकार किसका होगा? अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत देखिए, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या कहता है? अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस थ्योरी, द सरप्लस थ्योरी, सरप्लस वैल्यू जो बात करती है, वह बात करती है समाजवाद की, वह बात करती है समाजवाद की। ये बात, इस बात को आप ऐसे समझिए, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है क्या, ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे कि कोई एक श्रमिक वर्ग है, कोई एक श्रमिक है, ठीक, उसने एक दिन में 100 रुपए का कार्य किया, उसने 100 रुपए का कार्य किया, लेकिन उस श्रमिक को मिले 40 रुपए, ठीक। बाकी जो 60 रुपए हैं, जो 60 रुपए है वह मिले उस पूंजीपति को, उस पूंजीपति को मिले, उस पूंजीपति को 60 रुपए मिले। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये कहता है, ये जो 60 रुपए जो अतिरिक्त हुआ है, कार्य तो 100 रुपए का इस व्यक्ति ने किया, ठीक, और ये जो 60 रुपए अतिरिक्त सरप्लस मूवी है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में होना चाहिए, सोसाइटी में श्रमिक वर्ग के सामाजिक कल्याण के लिए देना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए देना चाहिए, उस व्यक्ति के व्यक्तिवादी सिद्धांत, व्यक्ति के विकास के लिए देना चाहिए, और वह कुछ पैसा वह पूंजीपति को रखना चाहिए। यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहता है, सरप्लस थ्योरी यह कहती है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, ठीक। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला बताइए, पुस्तक के लेखक हु रॉट आर्ट एंड द साइंस, ठीक, डिस्कोर्स ऑन आर्ट एंड द साइंस, पुस्तक के लेखक कौन हैं, ये हमें बताना है। आर्ट एंड साइंस के पुस्तक के, हाँ ठीक है, हाँ बताइए। आर्ट एंड साइंस के लेखक कौन है, ये बताना है हमें। ठीक, कौन है? देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है, अब इस पुस्तक में जो बात कही गई है वो बात की गई है कि जो समाज का निर्माण होगा, समाज जो है वो वैज्ञानिक आधारों पे समाज का निर्माण होना चाहिए, वैज्ञानिक आधारों पर समाज का निर्माण होना चाहिए, वैज्ञानिक आधार पे समाज का निर्माण होना चाहिए, इसकी बात, वैज्ञानिक आधार की बात करता है। अब वैज्ञानिक आधार की बात करने वाले कौन कौन थे? हॉब्स थे? नहीं थे। लॉक थे? लॉक थे जो वैज्ञानिक आधार और उदारवादी बात करते थे, ठीक है। ये बताना है, राज्य के अतिरिक्त राजा यदि चोरी का पता लगाने वाले
में असमर्थ रहता है तो उसके लिए पाप के समान है, यह कथन किसका है? यह बात कह रहा है कि अगर कोई राज्य है, ठीक, कोई राज्य है, वहां पे राजा अगर चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो राजा की असमर्थता को चिन्हित करता है, और राजा की असमर्थता को चिन्हित करने वाली बात किससे संबंधित हो जाएगी? राजा के असमर्थता की बात, कि राजा जब क्या लिखा गया है? देखिए, राजा की असमर्थता की बात कौन करेगा? हमारे मनु महाराज करेंगे, कि राजा अगर असमर्थ हो तो उसे अपनी सत्ता से त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसकी बात कौन कर रहा है? मनु जी कर रहे हैं। ठीक। अब हु रॉट द थ्योरी ऑफ प्रोटेक्शन ऑन लाइफ? लाइफ के प्रोटेक्शन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लाइफ ऑफ प्रोटेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, यह बताना है हमें। ठीक। हम्म, क्या हो जाएगा? प्राण क्षरण का सिद्धांत यह बात रखते हैं कि जो राजा होना चाहिए, जो राजा होना चाहिए, इस सिद्धांत में यह बताया गया कि उसको जनता के विषय में सोचना चाहिए। जनता का विषय जो है वह केंद्र बिंदु होना चाहिए, 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 इस विषय में वो कहते हैं। ठीक है, तो केंद्र बिंदु होना चाहिए, तो वही कौन होंगे? कौटिल्य होंगे या विष्णुगुप्त होंगे, इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला सवाल बताना है हमें। भारत के किस संविधान संशोधन में, संशोधन की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया था? ये एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ये हमें बताना है। कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा? हमारा 42वां संविधान संशोधन। ये कब आया था? 42वां 1976 में आया था, 42वां संविधान संशोधन आया था। 42वां को ही क्या कहा जाता है? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा संशोधन किए गए थे। ठीक है, अगला सवाल बताना है। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, ये बात परिलक्षित करती है साधन साध्य की, साधन साध्य की, साधन एवं साध्य की पवित्रता को दर्शाती है। ये बात साधन साध्य की पवित्रता को भी दर्शाती है ये बात। यह बात कौन कहेगा? हमारे महात्मा गांधी। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा, ये किसका है? महात्मा गांधी। 1946 नहीं होगा। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष की बात कर रहा है। अध्यक्ष देखिए कौन थे? सबसे पहले जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को, 46 को, तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। लेकिन जब सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक। लेकिन जब 11 दिसंबर को ये अस्थायी थे, ये क्या थे? अस्थायी, ये अस्थायी थे। लेकिन जब 11 दिसंबर 1946 को जब अस्थायी बैठक का चुनाव हुआ तो उसमें कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। तो क्या हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। अब देखिए, एक ही सवाल में हम लोग कई सवाल देख ले रहे हैं, जैसे 3 से 4 सवाल हम एक ही सवाल में देख ले रहे हैं। ठीक है ना। अब 13 नंबर पे आना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या आप इसको पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ये फिर से बात कर रहा है 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है। 42वें संविधान संशोधन में हाँ, वह कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद जोड़ा गया था, धर्म धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, और क्या जोड़ा गया था? एकता और अखंडता, अखंडता की बात की गई थी। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाँ, संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत कहां से ग्रहण किया गया? अब आपको तो न्यायिक पूर्वावलोकन कहां से ग्रहण किया ये तो बताना ही बताना है, साथ में इसके साथ ये वो व्यक्ति बता पाएगा
जिसको पता होगा न्यायालय कहां से लिया गया? सर, भारत में न्यायालय की अवधारणा कैसे ली गई, कहां से ली गई? वो कहां से ली गई? यूएसए से ली गई। जहां जहां से मूल तत्व लिया जाएगा वहीं से तो उससे संबंधित सुधार भी तो लिए जाएंगे। तो न्यायिक पुनरावलोकन का भी सिद्धांत क्या होगा? हमारे यूएसए से लिया गया है। अब ये बताना है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है वह किस आर्टिकल में परिलक्षित होता है? वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जहां पे परिलक्षित होता है? अनुच्छेद 13 में परिलक्षित होता है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। ठीक, और कौन कौन से अनुच्छेद में परिलक्षित होता है? अमेरिका से। हाँ, सही है। आगे बताइए। संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। निश्चित करता है, यह कथन किसका है? संविधान की बात कर रहा है। संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के अधिकार और राज्य के कार्य की बात कर रहा है। कैसे कहां परिलक्षित होता है? हाँ, सही है। अनुच्छेद 32, 226। हाँ, सही है। हाँ, बताइए। देखिए, सबसे पहले राज्य की बात कौन करेगा? सबसे पहले राज्य में संविधान की बात किसने की है? हमारे अरस्तु महाराज ने की है, अरस्तु जी ने की है। अरस्तु जी ने कहां पे की है? अपने पॉलिटिका नाम से, पॉलिटिका नामक पुस्तक में, नामक किताब में इन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। तो राज्य, सबसे पहले राज्य को संविधान के रूप में परिलक्षित करने वाली बात किसने कही है? अरस्तु जी ने की है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? अरस्तु। ठीक, अरिस्टोटल। हाँ, अगला बताना है हमें। लिखित तथा अलिखित संविधान में भेद मात्र का है, गुण का नहीं। यह कथन किसका है? लिखित और अलिखित संविधान में। देखिए, यह बात कर रहा है अलिखित संविधान। देखिए, पहली बात तो अलिखित संविधान को हमें समझना होगा। अलिखित संविधान कहां कहां पे है? अलिखित संविधान कहां पे? हमारे ब्रिटेन में है। ठीक, यह कोई ब्रिटेन का ही व्यक्ति होगा जो लिखित और अलिखित संविधान को समान रूप से बता रहा है। तो ब्रिटेन के वो कौन से व्यक्ति होंगे जो लिखित और अलिखित संविधान को समान रूप से बना रहे हैं? हाँ, ठीक, तो क्या हो जाएगा? गार्नर हो जाएंगे। ठीक है ना, गार्नर महोदय हो जाएंगे। ठीक, दोनों। अब देखिए, अलिखित संविधान का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि कहीं लिखा नहीं हुआ है। वह तमाम अध्यादेशों के, जो भी अध्यादेश है, अध्यादेश है, ठीक, अध्यादेश जो भी है, जो भी राइट्स से संबंधित अधिकार दिए गए हैं, उन सभी राइट्स का एक समालोचनात्मक, एक पूरा एक विवरण, एक पूरी डॉक्यूमेंट, अलग 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 अधिकारों को एक साथ इकट्ठा कर दिया गया। एक किताब में बंधित नहीं है, एक किताब नहीं है, कई किताबें हैं। कई किताबें हैं कि न्यायालय से संबंधित बात होगी तो वहां पे ये बात लिखी गई है, राज्य विधानमंडल से बात होगी तो वहां बात ये लिखे गए, लोगों के मौलिक अधिकार की बात होगी तो ये अलग अलग किताबें हों उससे संबंधित। अलिखित संविधान का मतलब यह होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं लिखा ही नहीं गया है, लिखा गया है, लेकिन वो अलग अलग खंडों में, अलग अलग व्यवस्थाओं में लिखा गया है। ठीक है, अगला सवाल बताना है। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? अध्यक्षात्मक सरकार के लक्षण क्या है? अध्यक्षात्मक सरकार क्या होगी? मुख्यतः एकात्मकता की तरफ झुकी हुई होगी। वहां पे क्या होगा? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वहां पे एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक, उनके चुनाव का जो ड्यूरेशन होगा वह एक व्यक्ति 2 से 3 बार से अधिक नहीं बन सकता होगा। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं होंगी। ठीक है ना, वहां पे रिप्रेजेंटेशन जनता का राष्ट्रपति के समक्ष होगा, पार्लियामेंट के पर्सन की तरफ नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? यूएसए। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, वैसे अध्यक्षात्मक सरकार अगर आप कहेंगे तो भारत में क्या है? भारत में अर्धसंघीय व्यवस्था, अर्धसंघीय व्यवस्था है। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? संघीय शासन की क्या विशेषता है? देखिए, संघीय शासन की जो मुख्यतः विशेषता है वह है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्तियां जो हों, शक्तियों के विभाजन से संबंधित
है। ठीक, केंद्र और इकाई के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है संघीय व्यवस्था। भाग एक में क्या कहा गया है भारत के संविधान को? भाग एक में क्या कहा गया है भारतीय संविधान को? और अनुसूची एक में क्या कहा गया है और अनुच्छेद एक में क्या कहा गया है? वहां पे भारत संघीय है कि अर्धसंघीय है कि भारत एकात्मक है, ये सारी बातें वहां पे परिलक्षित हो जाएंगी। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? क्या भारत में संघीय शासन प्रणाली है? क्या भारत में एकात्मक शासन प्रणाली है? भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, ये हमें बताना है। ठीक, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, ये देखिए, बताइए हमें कौन सी शासन प्रणाली है। ठीक है ना, देखिए भारत में शासन प्रणाली क्या है। क्या भारत गणतंत्र है? हाँ, भारत एक गणतंत्र है। ठीक, गणतंत्र है। ठीक है ना। क्या भारत संसदीय है? हाँ, संसदीय है, संसदीय है। क्या भारत संसदीय भी कैसा संसदीय है? संघात्मक संसदीय, संघात्मक संसदीय। भारत की शासन प्रणाली ना संघा फेडरल भी नहीं है, ना यूनिटरी है, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। नो, संघात्मक होते हुए एकात्मक नहीं है। संघ यहां पे होना ये चाहिए था, संघात्मक होते हुए एकात्मक की तरफ झुकाव है। ठीक, ये झुकाव है, बस झुका हुआ है वहां पे। हाँ, है नहीं वो व्यवस्था, बस झुका हुआ है। जब आपातकाल व्यवस्था आएगी तो वह व्यवस्था स्वतः ही हमारी एकात्मक हो जाएगी, ये इसकी बात करता है। तो हमारी व्यवस्था क्या है? गणतंत्रात्मक संसदीय संघात्मक है। संसदीय संघात्मक शब्द उचित शब्द है, संसदीय संघात्मक। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अगला बताना है। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र की विज्ञान, राजनीति, पॉलिटिकल साइंस को भी उन्होंने एक विषय माना कि इस पे भी रिसर्च और अब रिसर्च और रुचियों को परिलक्षित किया जा सकता है। जहां पे रुचियां जनता के संबंध में होंगी, उस बात को देखा जाएगा कि मूर्त है कि अमूर्त है, इसकी बात दी जाएगी। तो ये कब हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1948 में। ठीक, हाँ, अगला सवाल बताइए। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए, जिसके बिना राज्य बन ही नहीं सकता। देखिए, राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? सरकार भी होनी चाहिए, भूमि भी होनी चाहिए, जनसंख्या भी होनी चाहिए, संप्रभुता भी होनी चाहिए। ये सारे के सारे राज्य के तत्व हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है जिसके बिना राज्य, जिसके जिसके पिलर पे, जैसे ये 4 पिलर है ना, जैसे ये सबसे ऊपर, ये चारों में जो इन चारों को जो की जिसमें विशेषता गुण होगी, वह क्या होगी? जो संप्रभु सोवरेंट नहीं होगा, उसकी जनसंख्या भी नहीं हो सकती, खत्म किया जा सकता है उसको, उसकी भूमि को अधिग्रहण किया जा सकता है, उसकी सरकार को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। सोवरेंटी सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसके पास सोवरेंटी होगी, उसकी जनसंख्या है वह समझदार होगी और वह जनता सरकार के प्रति उत्तरदायी होगी, उसके पास भूमि होगी, अपनी टेरिटरी होगी। तो संप्रभुता सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य के तत्वों में। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? देखिए, अब ये बात कर रहा है कि निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता। राज्य के तत्वों की अगर बात की जाए, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि राज्य जो है वह उसका क्या होना चाहिए? निश्चित भूभाग होना चाहिए। और निश्चित भूभाग को राज्य में अगर मान्यता ना दी जाए तो वह इसकी पैरवी कौन कर सकता है? इसकी पैरवी सरकार के तत्व में कौन कर सकता है? हाँ, सही आपने कहा, सीले महोदय ने कर सकते हैं, सीले। ठीक है, सीले कर सकते हैं। निश्चित भूभाग राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं। तो राज्य का अनिवार्य तत्व क्या है? वह सीले महोदय ने राज्य के अनिवार्य तत्व को क्या कहा है कि राज्य जो होना चाहिए वह दैवी सिद्धांत के
विचारक थे, वह देवी सिद्धांत के विचारक। उन्होंने कहा ये सारी चीजें ना, हाँ, प्राकृतिक की हैं, प्रकृति की हैं, जनता और राजा और किसी का कोई मतलब नहीं है, इस बात को इन्होंने परिलक्षित किया। हाँ, अगला सवाल बताना है। सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के समान उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के समान उद्देश्यों की पूर्ति करता है। व्यक्ति के समान उद्देश्यों की पूर्ति करने की बात करता है कि कॉमन पर्पस, ये कॉमन पर्पस की बात कर रहा। कॉमन पर्पस की बात, कॉमन विल की बात किसने सबसे पहले की थी? कॉमन विल की बात सबसे पहले किसने की थी? ठीक, देखिए कॉमन विल की बात, सरकार राज्य का, इसका जवाब दीजिए, सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप नहीं है। ठीक, ये बात कर रहा है, इस बात का मतलब ये है, यह इसको एक मूर्त रूप दे रहा है, वह एक मूर्त रूप दे रहा है, मूर्त राज्य को एक मूर्त रूप दे रहा है। और मूर्त रूप अगर दे रहा है तो वह व्यवहारिक रूप में उस चीज को एकदम मतलब सतह पे नहीं देखा जाता, वो व्यवहारिक नहीं हो सकता, वह व्यवहारिक नहीं हो सकता। इस बात को परिलक्षित कौन कर रहे हैं? हमारे ली कॉक महोदय ने किया है, ली कॉक महोदय ने किया है। ठीक, आप लोग सबका जवाब गलत है, ठीक है ना, गार्नर नहीं होंगे। गार्नर कैसे हो जाएंगे? गार्नर तो एकदम एकदम नहीं होंगे, गार्नर बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक, अगला बताना है, डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रदत्त विधान। प्रदत्त विधान का क्या मतलब है? प्रदत्त विधान का क्या मतलब है? प्रदत्त विधान का, देखिए प्रदत्त विधान का मतलब, प्रदत्त विधान का मतलब है जो उच्चतम अधिकारी होगा, जो उच्चतम अधिकारी जो होगा ना, जो उच्चतम अधिकारी होगा, वह शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। किसको कौन सी शक्ति दी जाएगी? वह शक्तियों का विभाजन करेगा। वह शक्तियां जो हैं वह किसके किसके बीच होंगी उसकी बात करेगा। तो यह व्यवस्था किसके द्वारा हो जाएगी? यह व्यवस्था हो जाएगी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को, जो एग्जीक्यूट कर रहा है उन सारी चीजों को, ये कौन करेगा? हमारी कार्यपालिका द्वारा किया जाएगा। प्रदत्त अधिकार की कार्यपालिका उन शक्तियों को का निर्धारण करेगी। ये क्या हो जाएगा? हमारी कार्यपालिका हो जाएगा। ठीक है ना आप? हाँ, कुछ लोग का जवाब सही है। अब ये कह रहा है, यह पुस्तक की रचना किसने की थी? क्या कहते हैं, टू टेरिटरीज एंड ऑन गवर्नमेंट, टू टेरिटरीज ऑन गवर्नमेंट। देखिए यह बात कर रहा है कि दो क्षेत्रों के बीच में एक सरकार की बात की जा रही है। उसके पैरवी कौन थे? हमारे जॉन लॉक थे। जॉन लॉक क्या है? उदारवादी हैं, कि यह हमेशा राज्य को बहुत महत्व नहीं देंगे, व्यक्ति को बहुत महत्व देंगे। उदारवादी है, उदारवादी कहेगा कि देखो दो राज्य, दो देशों के बीच में एक व्यवस्था स्थापित हो जाए, हाँ, उसकी बात ये कहेंगे। ये उदारवादी विचारधारा के हैं। ठीक, तो ये दो व्यवस्थाओं के बीच में एक व्यवस्था को स्थापित करने की बात ये करेंगे। ठीक, अगला सवाल देखिए, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात जो की जाए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पैरवी कौन थे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौन, इसके पैरवी कौन थे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात जो है वह समाजवादी विचारधाराओं की बात होगी। समाजवादी विचारधाराओं की बात होगी, जो सारी चीजें समाज के लिए बताएंगे, जो सारी चीजें समाज में बांटने के लिए बताएंगे, हर एक वर्ग के लिए बचे, और जो निम्न वर्ग हो उसको जो परिलक्षित करे, इसकी बात कौन करेंगे? हमारे रूसो करेंगे। ठीक, हाँ, रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये इस सवाल का जवाब दीजिए। रिपब्लिक ग्रंथ की रचना कौन कर रहा है? रिपब्लिक ग्रंथ जो है वह हमारे प्लूटो ने की थी। किसने की थी? प्लूटो महोदय ने की थी। प्लूटो महोदय ने जब रिपब्लिक ग्रंथ की रचना की थी, यह ग्रंथ जो है ये किसकी बात करता है? यह ग्रंथ बात करता है हमारे न्याय मीमांसा की बात कर रहे हैं। न्याय मीमांसा, न्याय मीमांसा क्या बताता है? कि न्याय का जो आधार हो, जो राज्य न्याय करे, वह एक अधिकारी के रूप में न्याय ना करे, एक अधिकारी के रूप में न्याय ना करे, एक अधिकारी के रूप में न्याय ना करे, यह न्याय करे सार्वभौमिकता के आधार पे, सार्वभौमिकता के आधार पे, सार्वभौमिकता के आधार पे न्याय करे। सार्वभौमिकता के आधार पे न्याय कि अगर वो अपराध है, जैसे कि अगर आप भूखे हैं,
अगर आप दुखी हैं, अगर उस कंडीशन में अगर आपने अपराध किया है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, यह बात इसमें परिलक्षित होती है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किस विचारक का है? मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पे जंजीरों से जकड़ा हुआ है। जंजीरों से जकड़ा होने का मतलब क्या है कि उसकी स्वतंत्रता जो है वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, वह एक पूंजीपतियों द्वारा उस पे हमेशा आधिपत्य स्थापित किया गया। यह कौन कहेगा? कोई समाजवादी विचारक कहेगा, कोई समाजवादी विचारक कहेगा जो व्यक्तियों के तंज को समझ रहा होगा, वह उसकी बात कर रहा। तो कौन होंगे इसके? हमारे रूसो महोदय होंगे। ठीक, अगला बताना है। शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, यह कथन किसका है? शक्ति नहीं, इच्छा। जनरल विल की बात कौन कर रहा है? जनरल विल की बात कौन कर रहा है कि शक्ति के साथ नहीं, हाँ, राज्य का आधार क्या होना चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। इसकी बात कौन सा कर रहा है? ये हमारे टीएच ग्रीन महोदय। कौन कर रहा है? ये हमारे टीएच ग्रीन महोदय कर रहे हैं। ग्रीन महोदय ने, ये ग्रीन महोदय इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इच्छा की बात कर रहे हैं कि यह समान इच्छा होनी चाहिए व्यक्ति के बीच में। ग्रीन, हाँ सही है। राज एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका है? राज एक आवश्यक बुराई है। देखिए, राज्य को एक बुराई के रूप में, राज्य को एक बुराई के रूप में बताया जा रहा है, तो राज्य को बुराई के रूप में कौन बताएगा? जो इंडिविजुअलिज्म की बात करेगा, जो इंडिविजुअलिटी की बात करेगा। राज्य किसकी बात कर रहा है? राज्य समाज की बात कर रहा है ना। राज्य क्या है? राज्य समाज की बात कर रहा है, कह रहा है कि समाज में ये होना चाहिए, समाज में लोकतंत्र होना चाहिए। लेकिन इंडिविजुअलिटी जो बात करेगी वो कहेगी व्यक्ति का विकास होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन बात करेगी, पर्सन टू पर्सन बात करेगी। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करेगी, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करेगी, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करेगी। जैसे कि स्विट्जरलैंड में है, वहां पे इंडिविजुअलिटी को महत्व दिया जाता है। हाँ, अगर आप वहां की सरकार, अगर आप 25 से 30 साल बाद वो सरकार आपको भारत के रुपए के हिसाब से 30,000 रुपया पर मंथ देती है। क्यों? क्योंकि वहां पे इंडिविजुअलिटी का महत्व है। ठीक, रक्त संबंध से समाज बनता है तथा कालांतर में समाज राज है, यह कथन किसका है? रक्त संबंध से, रक्त संबंध का सिद्धांत किसने दिया है? रक्त संबंध का सिद्धांत कौन देगा? रक्त संबंध का सिद्धांत हमारे मैकाइवर महोदय देंगे, मैकाइवर महोदय देंगे। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? वैज्ञानिक समाजवाद, समाजवाद की बात की जा रही है। वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन होंगे? समाजवाद को वैज्ञानिक आधार पे किसने वर्णित किया? समाज को वैज्ञानिक आधार पे हमारे कार्ल मार्क्स ने किया कि जो 100 रुपए जो कमाया जा रहा है उसका विभाजन समाज में किस आधार पे हो, इसकी बात हमारे वैज्ञानिक आधार पे कार्ल मार्क्स जी ने की। ठीक, अगला सवाल बताइए। साम्राज्यवादी पूंजीवाद का अंतिम चरण है। देखिए, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। हाँ, ये बात सही है। जब देखिए पूंजीवादी जो समाज है, जब सबसे, आप अगर गूगल करके देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग स्पाई एजेंसी किसकी है? आपको जान के आश्चर्य होंगे, MI6 ब्रिटेन की है। क्यों? इसने सभी स्पाई एजेंसियों पे कंट्रोल कर रखा है। क्यों? क्योंकि यह साम्राज्यवादी विचारधारा से ही पनपा हुआ देश है, जो इसने वर्तमान में पूंजीवादी स्वरूप ले लिया है। आपके पास अगर 200,000 करोड़ रुपए है, सारे लोग ब्रिटेन देखिए जा रहे हैं। भारत में 2 लाख से ज्यादा लोग ब्रिटेन जा चुके हैं पर साल। 2012 के बाद से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो ऐसी विचारधारा किसकी होगी? ऐसी विचारधारा को कौन परिलक्षित करेगा? मुसोलिनी करेंगे, हिटलर करेंगे, लेनिन करेंगे, स्टालिन करेंगे। ठीक, तो कौन करेगा हमारी ऐसी विचारधारा को? हमारे लेनिन करेंगे। ठीक, तो साम्राज्यवाद, हाँ ठीक है। द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश कौन सा है? द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश कौन सा है? द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश कौन सा है? हमारा प्यारा भारत है। क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे लोकसभा है और राज्यसभा है केंद्र में, एवं राज्यों में भी क्या है? राज्यों में भी क्या है? राज्य विधानसभा है और विधान परिषद है। विधानसभा है और विधान परिषद है। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद है। ठीक,
अगला बताना है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य जो है वो पृथ्वी पर, यह किसकी बात कर रहा है? यह देवी सिद्धांत की बात कर रहा है। 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 ठीक है ना। इसके विचारक कौन होंगे? देवी सिद्धांत के विचारक कौन होंगे? राज्य देवी सिद्धांत के हेगल महोदय होंगे, हमारे हेगल महोदय होंगे। देवी सिद्धांत की बात देवी सिद्धांत को परिलक्षित कर रहा है। ठीक, अगला बताना है, भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होने वाली विधि कौन सी है? राज्यसभा के चुनाव में होने वाली विधि कौन सी है? ठीक, इसका क्या होगा? हमारे यहाँ एक निर्वाचक मंडल के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो वह क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा। एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। ठीक, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक, सात सिद्धांत का प्रतिपादक कौन कर रहा है? सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे पास कौन है? सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक ये बताना है कौन है? सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे कौटिल्य जी हैं। उन्होंने क्या कहा? कौटिल्य महोदय, इन्होंने 7 सिद्धांत दी। इन्होंने कहा कि जो राज्य का जो निर्माण होगा, जो राज्य होगा वह कैसे कैसे बनेगा? उसमें स्वामी जी होंगे, ठीक, अमात्य होंगे, ठीक, मनु की बात उन्होंने की, ठीक, हाँ, वैश्यों की बात उन्होंने की, वैश्यों की बात की। ऐसे आधार पे इन्होंने 7 आधार पे समाज के वर्गीकरण की बात की कौटिल्य। ठीक है, अगला बताना है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं है, यह कथन किसका है? मतलब कि वह नागरिकों की सर्वोच्च सत्ता को स्थापित करने की बात कर रहा है। नागरिकों की सर्वोच्च सत्ता को स्थापित करने की बात कर रहा है, मतलब कि नागरिकों की सत्ता को महत्वपूर्ण दिया। तो हमारे कौन होंगे? जॉन बौद्ध होंगे। ये इन्होंने कहां पे दिया? सिक्स सेंस ऑफ कंट्रीज वाले सिद्धांत में इन्होंने इस बात को परिलक्षित किया है। ठीक है ना। अगला बताना है, विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक का, विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। ये नाम क्या है? इसका हो जाएगा हमारे विधि शास्त्र, विधि की रचना कौन करेगा? जो सबसे ज्यादा, जिसके यहाँ पहले कानून व्यवस्थाएं बन चुकी होंगी, जहां पे फंडामेंटल राइट की बात पहले की जा चुकी होगी। ठीक है ना। जॉन एस्टिन। ठीक, हाँ सही है। Who wrote the book A Grammar of Politics? एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की किताब किसने लिखी है? एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की किताब किसने लिखी है? हमारे लॉस्की महोदय हो जाएंगे, लॉस्की महोदय हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला सवाल बताइए, कानून संप्रभुता की आज्ञा है, यह कथन किसका है? कानून जो है वो संप्रभुता की आज्ञा है, यह कथन किसका हो जाएगा? यह कथन हमारे जॉन ऑस्टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही बताया है। तो इस सवाल में देखिए, जो ये किताब है द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, यह बात करती है न्याय की। न्याय आधार क्या होगा? तो उसी की बात, कानून संप्रभुता की आज्ञा होगी, तो इस आज्ञा में न्याय के आधारों पे चर्चा की गई। न्याय का आधार क्या क्या होगा? न्याय का आधार इन्होंने बताया कि जब न्याय दिया जाएगा किसी को, वो किन आधारों पे दिया जाएगा। अगर किसी ने चोरी कर ली है, हाँ, तो ये नहीं कि उसको सजा दे दी जाए, उस चोरी का आधार क्या है? वो चोरी का जो आधार होगा वह उसकी सजा डिसाइड करेगा। वो हमारे जॉन ऑस्टिन का सिद्धांत है। ठीक, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचारक की है? स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचारक की है? तो हमारे सील महोदय की, यह हमारे सीले महोदय की है। अगला सवाल बताना है, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित हो। यह बात कर रहा है स्वतंत्रता और समानता की बात कर रहा है कि स्वतंत्रता समानता दोनों एक साथ हो जाए। यह स्वतंत्रता समानता, जैसे ये हमारे यहाँ पहले क्या है? पहले आर्टिकल 14 है, फिर आर्टिकल 19 है। तो पहले समानता आएगी, फिर स्वतंत्रता आएगी। यह इसी सिद्धांत को परिलक्षित करता है जो प्रोफेसर
पोलैंड का है, प्रोफेसर पोलैंड का है। ठीक। नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है? देखिए, नागरिकता प्राप्त करना है, नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं? भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से साधन है, ये बताना है हमें। ठीक। आप बहुत शिक्षित हैं तो क्या आप नागरिक हो सकते हैं? धन संपत्ति से नागरिक हो सकते हैं? प्रधानमंत्री की कृपा से नागरिक हो सकते हैं? नहीं। ठीक। जन्म के आधार पर अगर आप नागरिक हैं तो आप नागरिक हो सकेंगे। भारत में नागरिकता से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11, और जो भाग भाग 2 में है। ठीक। अगला सवाल देखिए, भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया? ये यहां पे होना चाहिए, भारतीय संसद में प्रथम नागरिकता अधिनियम कब पारित किया? भारतीय संसद ने प्रथम नागरिकता अधिनियम कब पारित किया? 1955। ठीक। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, यह कौन कह रहा है? परिभाषा, लोकतंत्र की परिभाषा दी जा रही है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के साथ शासन करने की बात की जा रही है। यह कौन सबसे पहले लोकतंत्र को परिभाषित किया? हमारे अब्राहम लिंकन महोदय ने किया। ठीक। अगला देखते हैं, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इस बात को मैंने कई बार बताया है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना कौन कर रहा है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की जा रही है, किसके द्वारा की जा रही है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक? हाँ, आप लोगों ने सही बताया। ठीक। अरस्तु ने क्या बताया है? राज्य को लेके क्या बताया है? ये भी बात पता होनी चाहिए हमें। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? राज्यों के वर्गीकरण की बात अगर की जाए तो सबसे पहले राज्य को कौन अलग अलग चार संदर्भों में राज्यों को सबसे पहले किसने बांटा था? सबसे पहले अरस्तु ने बांटा था, जिन्होंने अपनी पुस्तक प्लूटा में इसके आधार बताए हैं, 4 आधार राज्य के, जो इन्होंने अपनी किताब में बताया कि वहां पे क्या होना चाहिए, उसकी भौगोलिक आधार। देखिए, इन्होंने भौगोलिक आधार को प्रमुख भूमिका माना है अरस्तु महोदय ने, कि भौगोलिक आधार उसका प्रमुख आधार होना चाहिए उस राज्य के निर्माण के लिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? अभी मैं बात कर रहा था, हमारे पास प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। वहां पे डायरेक्ट चुनाव होते हैं, वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जनता जो है वो सीधा अपने प्रधानमंत्री का चुनाव करती है। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ हम लोग अपने सांसद सदस्यों को चुनते हैं, संसद सदस्यों को चुनते हैं, वह मिलकर फिर हमारे पीएम को चुनते हैं। ठीक। फिर वो हमारे पीएम को, हम आपने जब वोटिंग की होगी तो आपने विधायक और सांसद को चुना होगा, आपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का इलेक्शन नहीं दिया, आपने अपने यहाँ के एमपी और एमएलए को वोट दिया था। फिर वो मिलके चुनाव लड़ते हैं, तो फिर वो बताते हैं कि हम किसको पीएम बना रहे हैं। ठीक। जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार का शासन स्थापित किया? यह बात तो सबको पता है, जर्मनी में हिटलर ने तानाशाही शासन स्थापित किया, तानाशाही शासन स्थापित किया। ठीक। कुलीन तंत्र क्या हो जाएगा? राजतंत्र क्या हो जाएगा? लोकतंत्र क्या? वर्तमान में लोकतंत्र सबसे मजबूत है, कुलीन तंत्र, हाँ, एक वर्ग विशेष जो हो, सबसे ऊपर जो वर्ग होगा वही शासन करेगा, उसकी बात करता है। राजतंत्र राजा की शासन की बात करता है। ठीक। राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह किस विचारधारा का सिद्धांत है? राज्य साधन है, साध्य नहीं, राज्य जो है वो साधन है, साध्य नहीं, यह किस विचारधारा की बात करता है? देखिए, यह बात करता है, देखिए, राज्य साधन है, जनता का सुख, जो जनता है ना, उसका सुख पहले होना चाहिए। ठीक। उसके लिए राज्य का निर्माण किया गया है, एक स्टेट बनाया गया। क्यों? क्योंकि कोई बाहरी आके आप पे आक्रमण ना कर सके, कोई और आपको परेशान ना कर सके, उसके लिए राज्य का निर्माण किया गया है। अगर कोई और व्यवस्था आ जाती है, उस व्यवस्था के आधार पे भी उस चीज का निर्माण किया जाता है कि जिस आधार पे जनता का सुख हो, तो वह राज्य जो है वो केवल साधन है, साध्य नहीं। यह विचारधारा हमारी किससे संबंधित है? यह विचारधारा इंडिविजुअलिज्म से संबंधित है, यह व्यक्तिवाद को परिलक्षित करती है। ठीक। अब एक बात और आप लोग बताइए, साधन साध्य की पवित्रता वाली बात
किसने कही है? साधन साध्य की पवित्रता वाली बात कौन कह रहा है? हमारे गांधी जी भी इस बात को कहते हैं। सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग से हुई है, यह कथन किसका है? सरकार की जो उत्पत्ति है वह बल प्रयोग से हुई है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? देखिए, स्पेंसर महोदय ने इस बात को कहा। यह जो बात कहते हैं, यह कहते हैं जो राज्य है ना, वह कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। कोई बहुत बहुत ऐसा नहीं कि राज्य राज्य सब कुछ कर सकता है। राज्य को इन्होंने लिमिटलिज्म कहा है। राज्य को इन्होंने लिमिटलिज्म कहा है, लिमिटलिज्म कहा है, लिमिटलिज्म कहा है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है। बी कैसे होगा? बी ऐसे होगा, देखिए बी ऐसे होगा। हाँ, स्पेंसर महोदय ने सरकार की उत्पत्ति बल के प्रयोग, ये वाला इंडिविजुअलिज्म है। ठीक ठीक है, आप ये बात कर रहे हैं। 51 में क्या कह रहा है? राज्य साधन है, साध्य नहीं है। इंडिविजुअलिज्म की जब भी बात आएगी तो वहां पे क्या, जनता प्रमुख होगी। राज्य क्या होगा? राज्य केवल एक मात्र साधन होगा जिसके द्वारा जनता को अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसकी बात की जा रही है। ठीक, 52 में क्या हो गया? स्पेंसर महोदय हो गए। और 53 में मानव विकास में आस्था किस विचारधारा में? मानव विकास में, मानव विकास की आस्था की बात कर रहा है। मानव विवेक में आस्था किस? मानव का विवेक ही राज्य को स्थापित करेगा, यह बात कर रहा है। मानव विवेक की जब बात, हाँ हाँ सही है। मानव विवेक की जब बात की जा रही है ना, मानव विवेक के साथ क्या देखा जा रहा है? मानव विवेक के साथ देखा जा रहा है, मानव जब मानव विवेक की बात की जाए, मानव अपने उदारवादी विचारधारा से, उदारवादी विचारधारा से, उदारवादी विचारधारा से, उदारवादी विचारधारा से वह क्या करे? राज्य का निर्माण करे। और इस राज्य के निर्माण में जनता का सुख निहित हो। जनता के लोकतंत्र वाले प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है ये, लोकतंत्र वाले। यहाँ पे दैवी सिद्धांत और राज्य के सिद्धांत का खंडन किया गया है। यहाँ पे राजा का सिद्धांत और दैवी सिद्धांत का खंडन किया गया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका? उदारवादी होगा। ठीक, पुस्तक का पॉलिटिकल आइडियाज नामक पुस्तक किसने लिखी है? पॉलिटिकल आइडियाज नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह कौन बताना है? यह सीडी बर्नर ने। देखिए, इस किताब का सिद्धांत क्या है? इस किताब में देखिए, जब भी कभी हम किसी किताब के बारे में अगर आपने पढ़ा तो उसमें क्या पहला पता होना चाहिए? राज्य को क्या कहा गया, लोकतंत्र को क्या कहा गया, उस किताब की विचारधारा किससे प्रभावित, बस ये चार चीजें आपको उस किताब के बारे में पता होनी चाहिए। अब जैसे इस किताब की बात की इन्होंने, इस किताब में इन्होंने क्या कहा? राजा के शक्ति सिद्धांत को कहा। राज्य के शक्ति सिद्धांत को कहा। जिसके पास शक्ति होगी वह राज्य अपनी संप्रभुता को सुनिश्चित कर जाएगा। इन्होंने जनता के हाथ में संप्रभुता नहीं देने को कहा है। इन्होंने कहा है इनडायरेक्ट वे में इन्होंने कहा है कि इनडायरेक्ट वे में हो। और विचारधारा कैसी है? समाज की विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है। ठीक है ना। फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? फांसीवाद, नाजीवाद, किस विचारधारा में इस विचारधारा का जन्म हुआ, ये हमें बताना। हाँ, ए ऑप्शन आ रहा है, सही है, सीडी बर्नर। हाँ सही है आप लोग का। फांसीवाद हमारे इटली, फांसीवाद इटली। ठीक, अगला सवाल बताइए। द्विसंधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है। अब देखिए, यह सिद्धांत क्या कह रहा है? यह सिद्धांत कह रहा है कि हर सब में राज्य प्रमुख होगा। राज्य जब किसी चीज को भोगेगा, भौतिकवादी सिद्धांत, भोगता है कौन? जब कोई किसी चीज को भोगेगा तो उसमें राज्य क्या करेगा? तो ये उसकी बात की जा रही है। ठीक है ना। यह अगर कोई चीज उपस्थित हो गई, अगर एक खेत में फसल उगी है, ठीक, इस फसल का जो विभाजन होगा वह कैसे होगा? अगर एक समाज का वर्ग विशेष जो सबसे ऊपर बैठा है वही खा ले, जो दूसरा बैठा है, जो नीचे बैठा है, उसको तो बचा कुचा वस्तु मिलेगी। तो ये उसकी बात कर रहा है भौतिकवादी सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक समाजवाद की बात कर रहा है कि नहीं, सब में बराबर बिकना चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं।
राजनैतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा है, राजनैतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक। अब देखिए पुस्तक आया, इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि यह पुस्तक अगर किसी ने लिखी है तो वह किसी सिद्धांत से तो जरूर होगा, तो यह पुस्तक राजनैतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा है। कहा क्या जाता है कि अर्थशास्त्र जो है वह अर्थशास्त्र जिसके पास होगा, अर्थ जिसके पास होगा, राजनीति उसकी गुलाम, राजनीति उसकी गुलाम हो, ये गुलाम होगी। ये किसकी? अर्थ की गुलाम है, अर्थ की गुलाम है। ये कौन कह रहा है? ये हमारे कार्ल मार्क्स महोदय कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स महोदय कह रहे हैं। ठीक, अगला देखना है, राजनैतिक चिंतन का आरंभ यूरोपियों से होता है, राजनैतिक चिंतन का आरंभ यूरोपियों से होता है। यह कथन राजनैतिक चिंतन का आरंभ ये बताने किसको हो रहा है? यह कौन बता रहा है? हमारा बारकर महोदय। देखिए ये राजनीतिक चिंतन का आधार जब ये बताया जा रहा है, यहाँ पे इनका कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले राजनीतिक चिंतना, मतलब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं फंडामेंटल, सबसे पहले अधिकारों की बात जब की जा रही है, अधिकार व्यक्तियों को देने की प्रत्यक्ष रूप से बात की जा रही है, उसकी बात कर रही है। राजनीतिक चिंतन का, राजनीतिक चेतना का जो विकास हुआ है, ये उसकी बात कर रहे हैं। वो हमारे बरकर महोदय ने इस किताब में इस बात को उठाया है कि यूरोपियों ने सबसे पहले इसकी पैरवी की थी। ठीक, प्लूटो के आदर्श राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? प्लूटो के आदर्श राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? प्लूटो के आदर्श राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए प्लूटो भाई साहब हमारे यह कहते थे कि राज्य जो होना चाहिए वह संपत्ति सब में विभाजित होनी चाहिए, उसमें नर नारी का समान अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा वह दार्शनिक शासन थे। हाँ, प्लूटो एक दार्शनिक शासन थे। परिवार और संपत्ति का साम्यवादी होना चाहिए कि सब में विभाजित हो, नर नारी के समान अधिकार होना चाहिए, लेकिन पुरुष प्रधान परिवार की बात वो नहीं करते थे, पुरुष प्रधान बात का खंडन करते थे। वो कहते थे कि पुरुष प्रधान होगा तो समाज वर्गीकृत समाज होगा। ठीक, अगला देखते हैं, समान इच्छा, जनरल विल की बात सबसे पहले किसने की? जनरल विल, समान इच्छा वाली बात, ये मैंने कल भी ये बात आई थी। यह किसकी है? हमारे रूसो मार्क्स की। सबकी इच्छा के हिसाब से राज्य को अपना निर्धारण करना चाहिए, सबकी इच्छा के हिसाब से ही राज्य को अपनी संप्रभुता स्थापित करनी चाहिए। सबकी इच्छा अगर होगी तो समाज में भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होगा। ठीक, तो रूसो महोदय की ये बात थी। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में किसने कहा? राजनीतिक विज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में कौन कह रहा है? सबसे पहले अगर राजनीतिक विज्ञान को अगर कोई परिभाषित कर रहा है तो जो सबसे पहले होगा वही कौन होगा? जिसके सिद्धांत सबसे ज्यादा होंगे वो कौन होंगे? हमारे एरिस्टोटल महोदय। ठीक, आज हम लोगों ने एक ही सवाल में से कई सवाल सीखे हैं। ठीक है, आज एक सवाल में कम से कम हमने 3 से 4 सवाल सीखे हैं। ठीक, तो आज का सत्र हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग को ये सत्र कैसा लगा अपने लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग क्या चाहते हैं भविष्य में वो भी बताइएगा, अपने सुझाव दीजिएगा कि हाँ सर ऐसा सेशन ऐसा हो, और जो भी सुधार की गुंजाइश होगी वो किया जाएगा। तो आप लोग ये जो महासंग्राम बैच है, आपके यूपी टेट का एग्जाम रिसेंटली, और हमारे यहाँ देखिए एक पेड बैच भी चल रहे हैं, एमसीक्यू बैचेस भी हैं। आप किसी भी बैचेस में ज्वाइन होके हाँ ये अपने सीटेट का और टेट के लिए समान रूप से उपयोगी है। ये देखिए हमारा बैच है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी टीचर लोग का बैच है, ये सारे हिस्ट्री के हैं। हाँ, इतने बेहतरीन से बेहतरीन टीचर लोग हैं, आप लोग पढ़िए। और ये मिनिमम से मिनिमम फीस रखी गई है जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आपके टीजीटी पीजीटी और एलसी के लिए अभी यूजीसी नेट का देखिए पेपर होने वाला है, उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। इस 31 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक है। तो यहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं उसमें से आपको क्वेश्चंस अच्छे खासे मिल जाएंगे, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इन बैचेस को ज्वाइन कीजिए। द स्मार्ट विजन क्लासेस में ऐप पे कई सारी चीजें हैं। हाँ, कई सारे फ्री में पीडीएफ है, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जिन को इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, जैसे रात में जब भी आप सोने जाइए एक बार पीडीएफ देख लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटा तो नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू है और कुछ नए भी सवाल हैं, तो आपको सारे सवाल आपके रिविजन हो जाएंगे। ठीक, तो ये सत्र आप लोग को कैसा लगा बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर दीजिए। और क्लास को क्या कहते हैं अपने दोस्तों यारों तक पहुंचाइए जो
जो एलटी ग्रेड और टीचर से संबंधित जो किसी भी वैकेंसी में लगे हैं। आप सब लोग का बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। धन्यवाद। अब हम लोग सोमवार को मुलाकात करेंगे। ठीक। चलिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आएगा प्रदीप जी। एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आ जाएगा। हाँ, यूजीसी का की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, हो गया ना।